स्टार्ट रिकॉर्डिंग विजुअलिटी शुरू। नमस्कार साथियों, शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है निकेत। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ और रेगुलरली आप लोगों को वीडियो देता रहूँ। तो हमने लास्ट क्लास में पेपर 2 शुरू किया था बीए के बच्चों के लिए, जिसमें से उनका यूनिट 1 है इंडियन प्राइमरी एजुकेशन कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। तो मैं बताया था कि ये वीडियो 2 हिस्सों में होगी। पहला पार्ट आप लोगों को मिल चुका है, सेकेंड पार्ट मिल जाएगा और इसका पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। तो उसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल में जुड़े, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। तो समरी ले लेते हैं कि कॉन्सेप्ट बताया था कि प्राइमरी एजुकेशन क्या होता है। तो प्राइमरी एजुकेशन बेसिकली होती है कि कक्षा 1 से 5 तक की जो शिक्षा हम देते हैं उसी को हम एज अ प्राइमरी एजुकेशन लेके चलते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट था, जिसको मेन गोल होता है कि बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट कर पाए, होलिस्टिक डेवलपमेंट कर पाए, लाइफ लॉन्ग जो एजुकेशन होता है वो दे पाए, उसे बेसिक फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी दे पाए, लाइफ स्किल्स डेवलपमेंट कर पाए। ठीक है, इंक्लूसिविटी और इक्विटी जैसी चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं कि सारी चीज़ें बच्चे को मिल जाए। कोई चीज़ ऐसा ना हो कि हम कह दें कि हाँ ये चीज़ छूट रही है बच्चे से। फिर मैंने इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को डिवाइड किया था, जिसमें से वैदिक काल, बौद्ध, मुस्लिम, ब्रिटिश और स्वतंत्रता पश्चात चीज़ें थी, तो जिसमें से हमने मुस्लिम काल तक की चीज़ें कवर की थी। अब आ जाते हैं यहाँ से ब्रिटिश काल या औपनिवेशिक काल की अगर हम बात कर लेते हैं तो देखो, अंग्रेजों का आगमन 1600 में हुआ था, लेकिन शुरू में वो सिर्फ क्या करने आए थे, यहाँ पे व्यापार करने आए थे। लेकिन बाद में लगा कि नहीं, यहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, राज कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हम पे रूल करना शुरू किया एनी हाउ। तो जो पहला एजुकेशनल एक्ट आता है आधिकारिक रूप से, तो वो चार्टर एक्ट आता है 1813। देखो यहाँ पे मैं सिर्फ उसके पॉइंट्स दूंगा, ये सारे पॉइंट्स आपको बुक में भी आपके मिल जाएंगे, और इसके सारे वीडियोस जो कि पुराने वीडियोस हैं तो पड़े हैं आपके पास, तो डिटेल में वहां से भी मिल जाएगा। इवन किसी पे अगर आपको चाहिए किस तरह से पीडीएफ या पीपीटी के थ्रू चाहिए तो वो आप कमेंट कर दीजिएगा और मिल जाएगा। तो ये जो था कि फर्स्ट ऑफिशियल अटेंशन था एजुकेशन के लिए, जो कि भारत में शिक्षा की बात करने के लिए आया गया था। पहला 1813 का था, उसके बाद 1835 का भी आता है, पर बात हम प्राइमरी एजुकेशन की करते हैं। उसके बाद जो सेकंड चला था तो वुड डिस्पैच था, जो काफी फेमस हुआ था। इसी का एक नाम आया मिनट ऑफ एजुकेशन। तो ये कभी पूछ लिया जाए मिनट ऑफ एजुकेशन कहाँ से आया था, तो वो वुड डिस्पैच का पॉइंट था। हाँ, अब इसमें क्या चीजें हुई थी, तो पहला स्ट्रक्चर्ड स्कूल सिस्टम की बात की गई थी वुड डिस्पैच में। प्राइमरी एजुकेशन को लोकल लैंग्वेज के लिए सपोर्ट किया गया था, और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की बात की गई थी। यानी अगर वुड डिस्पैच की अगर हम एजुकेशन के हिसाब से बात की करें तो 3 पॉइंट है। उसमें स्ट्रक्चर लाया गया, ठीक है, वर्नाकुलर लैंग्वेज को लाया गया, और टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को लाया गया। और इसका एक फेमस था कि मिनट इन एड सिस्टम, यानी मिनट ऑफ एजुकेशन, या कह सकते हो कि आधुनिक भारतीय शिक्षा की नींव यही तो शुरुआत हुई इसमें। फिर प्राइमरी एजुकेशन के लिए जो दूसरा आयोग है, देखो आयोग ब्रिटिश पीरियड में भी बहुत सारे आए हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उन्हीं को कंसीडर किया जा रहा है जिन्होंने प्राइमरी एजुकेशन या एजुकेशन पे थोड़ा डिटेल में बात की थी। फिर आता है आपका हंटर कमीशन, 1882 का है। तो यहाँ पे देखो क्या किया था कि एक्सपेंशन किया गया था प्राइमरी स्कूल्स का, जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं उनको उन्होंने बढ़ाया। ठीक है, और फिर क्या किया कि इन चीजों के लिए क्या किया कि लोकल बॉडीज को दे दिया गया मैनेजमेंट करने के लिए, यानी वहाँ की जो स्थानीय लोग थे या कह सकते हो स्थानीय संस्थाएं थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई कि हम पूरी तरह से वर्क नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर एक ही आदमी से समझ लो, घर में एक आदमी है, अगर उसे कोई सामान पकड़ाने दोगे तो 2 ही सामान पकड़ पाएगा ना, दोनों हाथ में, इससे ज्यादा तो नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह उन्होंने क्या किया कि जब भाई इसके अंडर कहा कि 4 लोग को इसके अंडर काम करने के लिए रख दो, तो 4 लोग और हो जाएंगे। अब सामान पकड़ने वाले क्या हो गए, 8 लोग हो गए। तो वही तरह स्थानीय बॉडीज जो होती है वो मल्टीपल होती है। तो वहां पे क्या किया गया कि प्राइमरी एजुकेशन को एक प्रबंधन मैनेजमेंट के लिए दे दिया गया। तीसरा पॉइंट था कि यहीं से मास एजुकेशन की बात की गई कि जन शिक्षा को भी, यानी हम जो हमारे आम पीपुल्स होते हैं, लोग होते हैं, उनको भी एजुकेशन दिया जाएगा। इसके बाद गोखले बिल आता है
गोखले जी ने क्या किया था कि 1911 मतलब कायदे से जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था, शुरुआत की थी इसकी 1910 से, और इसकी जो नींव पड़ी थी एक्चुअली में 1909 से ही पड़ गई थी। फिर उन्होंने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है वहां पे जाके काफी ज्यादा मतलब अपोज किया, जिसको हम लोग गोखले बिल के नाम से जानते हैं, कि प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाए। पर एनी हाउ उनका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है, लेकिन चूंकि उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन को लाने की बात की थी तो इस वजह से उनका भी यहाँ पे कंसीडर किया जाता है। और इन्हीं के चलते एक आप लोगों ने पढ़ा होगा, सयाजी राव गायकवाड़। तो इन्होंने उसी टाइम पीरियड पे अपने जिले में एक प्रॉपरली पूरे अपने राज्य में नहीं, लेकिन शुरुआती तौर पे उन्होंने अपने यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट लागू किया था। फिर 1917 में आता है सेडलर कमीशन, जो क्या करता है कि एम्फसाइज टीचर प्रिपरेशन एंड एलिमेंट्री स्कूल। ये क्या करते हैं कि शिक्षक की तैयारी और प्राथमिक स्कूली शिक्षा पर जोर दिया। मतलब शिक्षक की तैयारी का मतलब ये था कि टीचरों को ट्रेन करने की बात होती है, विदाउट ट्रेनिंग या विदाउट किसी इंस्टीट्यूशन से, एक नॉर्म्स कह सकते हो कि विदाउट नॉर्म्स के ट्रेन टीचर अगर है तो उनको नहीं रखा जाएगा। प्राइमरी स्कूल पे क्या किया गया, फोकस किया गया कि हम इनको और बढ़ाया जाएगा। फिर इसके बाद जो मोस्टली जो हमारे यहाँ चलता है, वर्धा योजना जिसे जानते हैं, या कुछ लोग बेसिक योजना से जानते हैं, और ये 1937 की थी गांधी जी के द्वारा। अब वर्धा एक्चुअली एक जगह थी जहाँ पे इसका नाम पड़ गया वर्धा योजना, और उसका जो कॉन्सेप्ट था उन्होंने बेसिक एजुकेशन, देखो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट ये था, ये भी मुफ्त की शिक्षा की बात करते थे 7 से 14 साल के बच्चों के लिए, और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट ये था कि हम बच्चों को सिखाएंगे लेकिन साथ में देखो उत्पादक कार्यों, ठीक है, लर्निंग थ्रू प्रोडक्टिव वर्क, यानी बच्चे सीखेंगे भी, साथ में कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट करेंगे जो कि हाथ के थ्रू होगा, यानी श्रम की भी महत्ता को वो समझेंगे। और इसी में इन्होंने फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन का कॉन्सेप्ट दिया था। तो इसके जो दो मेन पॉइंट यही है, इसको एक नाम और से जाना जाता है सर्वोदय, कुछ लोग सर्वोदय दर्शन भी कहते हैं। खैर गांधी जी का दर्शन भी है, पर ये जो स्कूल था ये इंस्पायर था इसी से। तो यहाँ पे जो मेन इस स्कीम को लाने का उनका प्रॉब्लम ये था कि बच्चे पढ़ाई भी करेंगे और साथ में कोई ना कोई कच्चा काम करना भी सीखेंगे हथ करके। जैसे आजकल के देखो कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो क्या करते हैं कि आपको आर्ट क्राफ्ट में उलझाए रहते हैं। तो उसकी जो फुल बेस नींव अगर कह सकते हैं पड़ी थी, तो वो गांधी जी ने आज से नियरली 100 साल पहले ही दे दिया था कि 1937 में। उसके बाद अब आ जाते हैं स्वतंत्रता के पश्चात। देखो आयोग मैं फिर कह रहा हूँ कि बहुत सारे हैं, पर मैं सिर्फ उनको कंसिडर करूंगा जो प्राइमरी एजुकेशन से रिलेटेड होंगे। तो अगर हम अपने बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल में, तो एक्ट आपका 45 है, 14 वर्ष के लिए मुफ्त था अनिवार्य। मतलब ये 14 वर्षों तक के लिए नहीं होता, ये एक्चुअली होता है 6 से 14 साल के लिए। मतलब इस एज के जितने भी बच्चे होंगे उनको सभी को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, जो हमारे यहाँ दी ही जा रही है। फिर होता है अनुच्छेद 21 से शिक्षा का अधिकार, यानी 6 से 14 वर्ष के किसी भी बच्चे को आप इस शिक्षा से वंचित नहीं रख सकते, यानी उसको देना ही देना है, आप रोक नहीं सकते। फिर आता है जो आर्टिकल 46, ये होता है कि जो आपकी SC ST या वीकर सेक्शन के पॉपुलेशन के लोग हैं उनको भी आप प्रमोट करेंगे, उनको भी मेन स्ट्रीम में जोड़ेंगे एजुकेशन के लिए। अगर हम बात कर ले आयोग की, यानी कमीशन ऑफ कमिटीज की, तो हमारे देश में आजादी के बाद जो सबसे पहला आयोग बना था, इसे हमेशा ध्यान देना, ये विश्वविद्यालय आयोग बना था, जिसके अध्यक्ष थे हमारे राधा कृष्णन। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था कि जो मेन ये आयोग था वो हायर एजुकेशन के लिए था, लेकिन चूंकि इसको रखा गया क्योंकि हमारा पहला आयोग था। दूसरा, इन्होंने राष्ट्र निर्माण में शिक्षा की भूमिका को मेन रोल पे रखा था कि अगर किसी नेशन को डेवलपमेंट करना है तो एजुकेशन इज द प्ले क्रूशियल रोल, या कह सकते हो प्राइमरी रोल। फिर आती है हमारी 1952-53 की स्कूल संरचना, यानी माध्यमिक शिक्षण आयोग। अब इसके अध्यक्ष आप लोग बताएंगे कौन है, इसीलिए मैंने अध्यक्ष का नाम कहीं पे भी किसी भी आयोग का नहीं रखा है। अगर आप लोगों को पता है तो जरूर बताइएगा। इन्होंने क्या किया था कि स्कूलों को रिकंस्ट्रक्शन की बात की थी कि उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, उनका रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जिससे कि उनकी संरचना में सुधार हो और जो टीचिंग
यानी बच्चों को जो एजुकेशन मिल सके वो और क्वालिटेटिव हो सके। फिर जो सबसे ज्यादा फेमस होता है 1964-66 का कोठारी आयोग, जिसके जो मेन फीचर थे जैसे कि कॉमन स्कूल, सामान्य स्कूल प्रणाली थी, इक्वल एक्सेस था, मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग की बात की गई थी, टीचर क्वालिटी को भी इनहेंस करने की बात कही गई, और यहाँ पे एजुकेशन को देखा जा रहा था एज इंस्ट्रूमेंट, कैसे कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, कि यानी शिक्षा को हम सामाजिक परिवर्तन के एक साधन के रूप में देख रहे थे। तो ये कुछ मेजर पॉइंट थे किसके, कोठारी आयोग के। और ये इनका नाम के ही पूरा नाम नहीं है, इनका पूरा नाम आपको बताना है कि ये जो आयोग के अध्यक्ष हैं कौन है। फिर अगर हम बात करते हैं हमारी एनईपी की, यानी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसीज होती है, तो हमारी सबसे पहली जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में आती है। खैर ये बहुत ज्यादा लोगों को नहीं पता क्योंकि बहुत अच्छे लेवल से अप्लाई नहीं हो पाई थी, लेकिन फिर भी इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया गया था, यानी यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री स्कूल। अब देखो एलिमेंट्री स्कूल में जो आता है वो 1 to 8 आता है, जबकि जब हम अगर प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो 1 to सिर्फ 5 चलता है, लेकिन मोस्टली फोकस फोकस किया जाता था कक्षा 8 तक। और सेम चीज यहाँ पे था कि प्री टेक्स्ट बुक फॉर SC ST में जितने भी हमारे बैकवर्ड स्टूडेंट हैं या बैकवर्ड क्लास के लोग थे, कि अगर वो मतलब सीधे शब्दों में जो नहीं परचेस कर पा रहे थे, वहां पे तो वाइज एक्ट वाइज था, लेकिन फिलहाल ये चीजें क्या है कि फ्री ऑफ टेक्स्ट बुक सभी को दी जा रही है। दूसरी चीज इसमें क्या किया, फोकस किया गया था कि मातृभाषा पे, यानी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है बच्चों को उन्हीं पे सिखाया जाए। ये पहले भी बता दिया कि जब बच्चे अपनी लैंग्वेज में सीखते हैं तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से सीख पाते हैं। और अगर मैं फिलहाल अगर मैं सीधे सीधे बात करूं, जो लेटेस्ट की हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है यानी कि 2020, उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि जितना ज्यादा हो सके एज अ पॉसिबल, तो उनको उन्हीं की लोकल लैंग्वेज में ही सिखाया जाना चाहिए बच्चों को। फिर आती है NAP 1986, और इसका संशोधन होकर आता है प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में। तो यहाँ पे फिर वही सेम चीज होता है कि प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करते हैं, यानी जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसका यूनिवर्सलाइजेशन किया जाता है कि कोई बच्चा हमारा छूटे ना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आता है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत क्या होता है कि कुछ नॉर्म्स निर्धारित किए जाते हैं किसी भी स्कूल के लिए, कि मिनिमम होना चाहिए। जैसे मिनिमम एक सिंपल वे में बता दिया जाए कि कम से कम 2 कमरों का भवन होना चाहिए, 2 से 3 टीचर होने चाहिए, मतलब बेसिक सारी सुविधाएं होनी चाहिए किसी स्कूल में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का ये कॉन्सेप्ट था। फिर यहाँ पे जो चीजें आई कि चाइल्ड सेंटर एजुकेशन हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, और ड्रॉप आउट के लिए यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया था कि जो बच्चे, जैसे एक होता है ना कि अभी आप लोग पढ़ेंगे कि ड्रॉप आउट मतलब क्या होता है, कि बच्चे बीच में ही अपनी स्टडी क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर दे रहे हैं। तो उस चीज के लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी यहीं से लाया गया। फिर आता है हमारा RTI अधिनियम 2009, जो शिक्षा का अधिकार है। अब यहीं से क्या हुआ था कि जिसको हम लोग राइट टू एजुकेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की, मतलब ये चीज 2009 से भले नियम कानून बन रहे थे लेकिन लागू अगर नहीं होता तो कोई मतलब नहीं, लेकिन 2009 में इस चीज को कंपलसरी कर दिया कि 6 से 14 वर्ष के लिए जितने भी बच्चे हैं उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में, मतलब जो प्राइवेट स्कूल है सीधे शब्दों में कहा जाए, तो वहां बच्चों के लिए 25% आरक्षण दिया जाएगा किसी भी बच्चे के लिए जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, कि भाई वो 75% अपने हिसाब से फीस लेके बच्चों को पढ़ाएंगे, और 25% बच्चे ऐसे होंगे कि जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले सेक्शन को फॉलो करेंगे। जैसे अगर मान लो कि उनके पास 100 सीट है, तो वो 75 ही बच्चों से फीस ले पाएंगे, बच्चे 25 यानी 25% बच्चों से फीस नहीं, क्योंकि उनको रिजर्वेशन मिलेगा। छात्र शिक्षक अनुपात के लिए यही से यानी जो पीपल टीचर या कह सकते हो कि टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात की जाती है, तो यही से उसके नॉर्म से बनते हैं, और बेसिक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर यही से बन के आता है। और जो सबसे बड़ा एक था कि फिजिकल पनिशमेंट पे जो रोक लगा दी गई थी, वो यही से लगी थी। मतलब जो पहले टीचर्स क्या होता ना कि समझावल लाल रखते थे, एक छड़ी, आधे बच्चे उसी के डर से पैंट में सुसु कर देते थे, छड़ी देखते हैं कि आज आपको मार पड़ेगी, तो वो चीज पे प्रॉपरली बैन कर दिया गया कि आप अब बच्चे को किसी भी तरीके से फिजिकली पनिशमेंट नहीं कर सकते। और हम बात करते हैं लेटेस्ट में हमारी जो नई शिक्षा नीति है 2020 की, तो देखो जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर चला आ रहा था वो था 10+2+3,
यानी कक्षा 10 फिर 12 देन ग्रेजुएशन। अब उसकी जगह पे जो हमारी स्ट्रक्चर बन के आती है वो ये 3 को रिड्यूस कर दिया जाता है और जो 10+2 की जगह पे है यही को लिया जाता है 5+3+3+4 यानी 5 क्या है कि शुरू के 5 के 3 साल जो होंगे वो आपके प्ले, जैसे कि प्राइवेट स्कूल में प्ले स्कूल कॉन्सेप्ट चलता है ना कि बच्चा जाएगा बस खेलेगा, तो वही कह सकते हो कि प्री प्राइमरी एजुकेशन है। यानी अब बच्चे को जो एडमिशन मिलेगा किसी भी स्कूल में वो मात्र 3 साल का अगर हुआ तो वो एडमिशन ले सकता है मिनिमम 3 साल की एज में। और 3 साल की वो क्या करेगा प्री स्कूलिंग करेगा यानी 6 साल का हो गया। और 6 साल का होते ही वो कक्षा 1 में प्रवेश कर जाएगा। ठीक। और फिर 2 साल पढ़ेगा यहाँ पे, तो ये हो गया कक्षा, इसमें इंक्लूडेड है कक्षा 1 और 2 प्लस प्री प्राइमरी एजुकेशन। और जो आगे का 3 है उसमें इंक्लूडेड है आपके 3, यानी इन दोनों को मिला के यानी अब स्कूलिंग जो होगी 8 साल की होगी कक्षा 1 से 5 तक के लिए, जिसमें से 3 साल की आपकी प्री प्राइमरी होगी। और फिर जो 3 है वो मिडिल स्टेज के नाम से जाना जाएगा, आगे का 3 साल। और जो 4 है वो आपका सेकेंडरी एजुकेशन के नाम से जाना जाएगा, जिसने जगह ली है इसकी, जैसे यहाँ पे इस चीज को मैंने एक्सप्लेन भी कर रखा है। फिर मूलभूत साक्षरता और साक्षरता यानी जो बेसिक लिटरेसी न्यूमेरेसी की बात की जाती है उसको टारगेट किया गया है कि 2025 तक प्राइमरी एजुकेशन के लिए कंप्लीट किया जाएगा। अब इसमें मल्टीपल लैंग्वेज यानी बहुभाषा बात, मदर टंग में आपको डायरेक्शन देना और एक्सपीरियंस लर्निंग की बात की गई है। सेम वही चीजें हैं कि यूनिवर्सलाइजेशन, समावेशन यानी इंक्लूजन। SEDG का मतलब क्या है कि सोशली आर्थिक रूप से जो पिछड़े बच्चे हैं यानी सोशली इकोनॉमिकल डिप्राइव जो बच्चे हैं उनके लिए भी स्कूल परिषद की बात की गई है। शिक्षा को यहाँ पे क्या किया गया कि और ज्यादा इनहेंस किया गया है। जैसे अगर देखा जाए तो एक नई चीज आई है कि अब जो आप लोगों का यूजी का कोर्स यानी ग्रेजुएशन होता है वो 4 साल का कर दिया गया। देन फिर आपका आएगा बीएड, यानी बीएड अनिवार्य है 2030 के बाद। ये जितने भी 2 साल के भी बीएड कोर्स है वो बंद हो जाएंगे और सिर्फ 1 साल का चलेगा। तो इसमें मजबूत खास होगा क्योंकि यूजी आपने 4 साल का कर रखा है। फाउंडेशनल स्टेज के लिए भी आपके लिए एनसीएफ क्या होता है कि नेशनल करिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क होता है जो 2022 में फिर से बना है। और यहाँ पे आपको एबिलिटी बेस्ड एवेल्युएशन किया जाएगा, प्ले बेस्ड आपकी एजुकेशन होगी, एक्टिविटी बेस्ड चीजें रहेंगी। मतलब सीधे से कहा जाए कि प्राइमरी एजुकेशन में वो सारी चीजें रहेंगी तो पीछे की चीजों को ऐड किया गया है। अच्छा यही तक है। ठीक है, तो अगर कहा जाए तो जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाती है, तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले उसने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। 10+2 की जगह उसने कर दिया 5+3+3+4, यानी पूरा करिकुलर स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, जिसमें से फाउंडेशन स्टेज है। और ये हाँ एक चीज, इसका फुल फॉर्म जरूर देख लेना। इसको बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, PCC। यानी शुरुआत को जो 3 साल होगी इसमें वो सारी चीजें आ जाती है कि जो आपको सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिकली मेंटली इमोशनली आपको डेवलपमेंट करने की बात की जाती है। तो यहाँ पे कवर हो जा रहा है प्राइमरी एजुकेशन के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। अब इसमें जो आपके अगले टॉपिक है जैसे कि नामांकन, धारण, तो ये सारे टॉपिक्स हम अगले वीडियो में करेंगे। और उन्हीं के बाद फिर मैं प्रॉपर नियरली 100 क्वेश्चन एटलीस्ट सेकेंड पेपर और फर्स्ट पेपर यानी 200 क्वेश्चन के PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। वहां आप इसको एक्सेस कर पाएंगे और आंसर की बाद में दी जाएगी, आंसर आपको पता करना रहेगा। जो जो एटलीस्ट कमेंट करके बताएगा कि हाँ 50+ क्वेश्चन सही है तभी मैं आंसर की प्रोवाइड कराऊंगा। हो, और फिर से वही चीज़ है कि यहाँ तक अगर आप आए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें, क्योंकि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको प्रॉपरली आपको सारे वीडियोस मिल जाए आप के एग्जाम से पहले। इसमें 2 टॉपिक बचे हैं, 2-3 दिन का वीडियो और है, यानी 14 तारीख तक आपको सारे टॉपिक्स कवर करा दिए जाएंगे और 2 दिन में आपको सिर्फ ट्यूशन सेशन कराया जाएगा। तो ऐसा होने से आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं और आप प्रॉपरली कर पाएंगे। सो देखते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।